कारकुनान मुल्क बरसन को इस्लामाबाद पहुंचने की कॉल भी दे दी है। और जुल्फिकार इकबाल, थोड़ा सा इस बारे में भी बता दें, आपके ज़राए क्या कहते हैं? क्या मौलाना फजल रहमान इस बारे में आगाह हैं? क्या उनको ये पता है? अभी थोड़ी सी देर पहले, चंद लम्हों पहले हमारी शेख रशीद साहब से बात हो रही थी, जुल्फिकार, उन्होंने ये कहा कि कोई बहुत बड़ा थ्रेट है, बेअमनी ना हो जाए इसलिए हमें ऐसे करना पड़ रहा है। मौलाना फजल रहमान को इस किस्म के किसी थ्रेट के बारे में पता हो या सिक्योरिटी कंसर्न्स के बारे में पता हो, कुछ ऐसा आपके ज़राए बताते हैं? किरण, मौलाना फजल रहमान से कुछ देर पहले हमारी बात हुई थी। अभी जब वो मौलाना अख्तर मेंगल से मुलाकात के बाद निकले, उनका कहना था कि हमें और हमारे जो अरकान है उनको बाकायदा थ्रेट है गवर्नमेंट की जानिब से। हमें ये शक है कि जो हुकूमत है ऐसे मौके पे अमूमन गिरफ्तारियां कर दी और हमारे अरकान को अगवा कर लिया जाएगा, गायब कर दिया जाएगा। इसलिए हमने 2-2, 4-4 रज़ाकार अपने उनकी सिक्योरिटी के लिए उनके साथ रखे। और उनका कहना था कि लॉजिस में जो तरीकाकार है उसको फॉलो करके ही तमाम लोगों को अंदर भिजवाया गया है। और वो निहत्ते लोग हैं, उनके हाथ में ना कोई असला है ना कोई कुछ है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने अरकान की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए हमने उनको लॉजिस में ठहराया है। तो मौलाना फजल रहमान पहले ही गवर्नमेंट से अपने अरकान को थ्रेट की बात कर रहे थे कि हुकूमत और पुलिस उन्हें अगवा कर लेगी। और मौलाना कह रहे थे कि सारी की बेनिफिशरी चूंकि हुकूमत होगी, इसलिए उन्होंने कहा कि हमने अपने लोगों को हमारे साथ रहिएगा। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। शहबाज गिल साहब, क्या हो रहा है इस वक्त इस्लामाबाद में? हम देख रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान की जानिब से कॉल दे दी गई है अपने कारकुनान को कि वो इस्लामाबाद पहुंचे हैं, और दूसरी जानिब पार्लियामेंट लॉजेस में भी हम देख रहे हैं ऑपरेशन का आगाज हो गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हम तो आपको पहले से ही बता रहे थे कि ये मुल्क में अदम इस्तेहकाम फैलाना चाहते हैं। एक रेड जोन एक इलाका है जहां पर साथ ही डिप्लोमेटिक इनक्लेव है। रेड जोन, अब ये बार बार हवाला देंगे डी चौक का और वो सारी चीजों का, उसमें एक एहतजाज था, उसमें एक खास जगह थी जहां पर वो एहतजाज था। ये पार्लियामेंट लॉजेस के और पार्लियामेंट के अंदर एक जत्था लठ बरदार ले आए हैं। वहां पर औरतें रहती हैं, हमारी फीमेल पार्लियामेंटेरियन रहती हैं, लोगों की फैमिलीज रहती हैं। उन्होंने कंप्लेन की वहां से, हमें तो पता नहीं चलना था क्योंकि ये पुलिस की नेग्लिजेंस है, वाज़ेह तौर पर नेग्लिजेंस है कि ये लोग वहां पहुंचे। तो पहले तो इसकी तहकीक होगी कि ये लोग वहां पर इतनी तादाद में पहुंचे कैसे हैं। जिसकी नेग्लिजेंस हुई उसे सजा दी जाएगी। आईजी पुलिस से पूछा जाएगा कि ये किस वजह से वहां पर इतने सारे लोग पहुंच गए हैं। वो तो एक अलग बात है, वो तो अब कल होगी। लेकिन इस टाइम की बात ये है कि जब इतना एक लठ बरदार, जत्था बरदार लोग इतने सेंसिटिव एरियाज में आ गए हैं, तो अब पुलिस वहां पहुंची है उनको वहां से हटाने के लिए। जब हटाने के लिए भेजी तो जिस काम के लिए आए थे इन्होंने वो शुरू कर दिया, और वो काम था कि कत्लो गारत करें, खून खराबा करें, वहां पर लड़ाई बढ़ाई करें, वहां पर पुलिस के ऊपर हमला करें, लोगों पर हमला करें ताकि खुदा न खास्ता को हादसा हो और ये खून लगाकर शहीदों में शामिल हो, ये अफरा तफरी फैला सकें। ये इनका पर्पस था, ये इनका ऑब्जेक्टिव था। ये सब कुछ अपने बैरूनी आकाओं के कहने पे कर रहे हैं ताकि मुल्क के अंदर अदम इस्तेहकाम पैदा हो। लेकिन हम शहबाज साहब, इस तमाम तर सूरत हाल से आप निपटेंगे कैसे? अभी इस वक्त जो हम मनाजिर दिखा रहे हैं आवाम को, जो पुलिस की गाड़ियां हैं उनके टायरों में से हवा निकाली जा रही है, उन्हें रोका जा रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ ना कि ये अच्छा हुआ है कि इनकी आपने ये औकात, ये करतूत इनकी सामने आ गई है। ये बहुत अच्छी बात है कि आवाम को इनके असल चेहरे नजर आ रहे हैं कि ये कौन लोग हैं। ये क्रिमिनल हैं, ये गूंज हैं, ये ऐसा जत्था है जो अपनी जबरदस्ती अपनी मर्जी करवाना चाहता है। और फजल रहमान साहब ने पहले भी ये कोशिश की थी, अभी भी कोशिश कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा, कानून के मुताबिक इनसे निपटते हैं, इन्हें सजा मिलेगी इस सारी चीज। सर, ये आपसे ना हम दूसरी बार बात कर रहे हैं, 3-4 घंटों में मुसलसल ये सब कुछ चल रहा है। तो अब बताइए ना, ये फिर सिचुएशन आप लोग संभालेंगे कैसे? ये इस पिक्चर को बेहतर बनाएंगे कैसे? क्योंकि इस वक्त सब ये देख रहे हैं। अभी तो हमें इस सिचुएशन पे फोकस करने दीजिए जो हुई है। और डेफिनेटली ये मैंने, जैसे आपको पहले भी मैंने कहा, मैं अभी भी कह रहा हूँ कि इसमें ये कानून नाफिज करने वाले इदारे की जिम्मेदारी थी, पुलिस की जिम्मेदारी थी। ये नेग्लिजेंस हुई है इनका यहाँ आना। अब ये देखना पड़ेगा कि क्या ये किसी, मतलब मैंने वो टिकर पढ़ा कि आईजी पुलिस ने जो है वो किसी को मुअत्तल कर दिया है वहां पर, जो चौकी इंचार्ज था बेचारा। तो मुझे ये बताइए कि सिर्फ वो पार्लियामेंट लॉज की चौकी का कसूर है इनके आने का? तो सारा जिस रास्ते से ये सारा जत्था गुजर के आया है वहां किसी ने इनको रोक के नहीं पूछना था। तो ये तो वो पंजाबी में कहते हैं गोंगलों तो मिट्टी चाड़ना, ये वो तरीका करने की कोशिश की जा रही। इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगी कि ये किसी शरारत के तहत इनको यहाँ तक लाने की कोई मिली भगत से किसी ने किया है या इनका अपना काम है। ये कल इन्वेस्टिगेशन होगी, अभी तो इस मामले को हैंडल कर रहे हैं ना, अभी मैं आपको कल इन्वेस्टिगेशन होगी। बता सकता हूँ। गिल साहब, शहबाज गिल साहब, तर्जुमान वजीर आजम के लिए आप हमारे साथ थे, इस बारे में बात कर रहे थे। तलाल चौधरी साहब हमको ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे बात करते हैं, रहनुमा मुस्लिम लीग नून। तलाल चौधरी साहब,
ये मनाजिर, ये सारा मामला, क्या ये सब कुछ ऐसे ही होना था? आप इस मामले को कैसे देखते हैं? ये हारे हुए जुआरी जो है, ये उनका आखिरी इसी तरह का इफ्तार और इसी तरह का तरीकाकार होता है। कोई ऐसा वेपन, कोई ऐसी चीज कोई बरामद नहीं हुई। वो लोग जो है मेहमान के तौर पर इजाजत लेकर अंदर आए हैं, इजाजत उन्होंने पुलिस वालों से ली है, पुलिस की सिक्योरिटी है। वहाँ जो तरीकाकार है MNAs के मेहमानों के अंदर आने का, वहीं आए हैं, वहाँ कैमरे मौजूद हैं, सिक्योरिटी गेट्स मौजूद हैं। उसके बावजूद इस तरह धावा बोलना पुलिस का, इस तरह जाकर लॉज के अंदर, जबकि वहाँ बड़े जिम्मेदारान लीडरान मौजूद हैं, उनके होते हुए बात आपकी कट रही है। शेख रशीद साहब से हम बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि एक पूरा सेल पकड़ा है 12 को से, और ये जो 70 लोग हैं, ये सिक्योरिटी का मामला है। हमने सीधे सीधे जाकर के, वो ये कह रहे हैं कि ये मुज़ाकरात हुए, तो उनको कहा कि 70 लोग आप हमें दे दीजिए, ये कोई बेअमनी की बड़ी वारदात ना हो जाए खुदा ना खास्ता। ये आपके इल्म में ऐसा मामला, ऐसी थ्रेट है? देखिए, गुजारिश ये है कि ये शेख साहब की पुलिस से पूछकर इजाजत लेकर अंदर गए हैं। किसी के पास वेपन नहीं था। वो प्रॉपर जिस तरह एक अंदर जाने का तरीकाकार है मेहमानों का, वो गए हैं। उसके बाद ठीक है, तलाल चौधरी साहब साथ ही रहिएगा। इस वक्त हमें वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब ज्वाइन कर रहे हैं। फवाद चौधरी साहब, इस वक्त मनाजिर आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर जो चल रहे हैं इस्लामाबाद के, क्या हो रहा है इस वक्त इस्लामाबाद में और क्या होने जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी से रब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे। तलाल चौधरी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। तलाल चौधरी साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे, जब सूरत हाल अयाज सादिक साहब बात करें, रमीज एक मिनट, अयाज सादिक साहब बात करें, वो दिखा देते हैं। वहाँ जाके, वहाँ जब मुज़ाकरात हो रहे थे, मैं, साद रफीक, राना सनाउल्लाह साहब और बाकी दोस्त भी सारी जमातों के पहुँच गए, और हम उनसे बात कर रहे थे कि ये तरीका नहीं है। तरीका ये है कि स्पीकर साहब को इतला करें, स्पीकर साहब अपना आदमी, अपने MNA को, चूँकि MNA की हिफाजत स्पीकर साहब की जिम्मेदारी है, वो अपना आदमी भेजें, वो भेज के यहाँ उनसे बात करे। वो स्पीकर साहब का आदमी बात करेगा, और जो आदमी होगा वो MNA खुद देगा अगर कोई ऐसा आदमी है। मगर इन्होंने जबरदस्ती DIG इस्लामाबाद, मैं रिपीट करता हूँ, DIG इस्लामाबाद, दूसरा IG इस्लामाबाद भी जिम्मेदार है, मगर DIG इस्लामाबाद ने ये ऑपरेशन, यार चुप करो, DIG इस्लामाबाद ने ये ऑपरेशन खुद कराया। साद रफीक साहब के पैर पे चोट लगी, उनका नाखून उखड़ गया उस धक्कम पेल में। इन्होंने ये नहीं देखा कि अंदर खवातीन है या नहीं है, मर्दों ने किया, मगर इनका कोई इस्तेकाक नहीं होता था। इमरान खान, शेख रशीद, अगर तुम्हारे घरों में जहां तुम्हारी फैमिलीज हैं इस तरह आया जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा? तुमने ज्यादती की, और स्पीकर साहब आपकी जिम्मेदारी है कि ये आप अपने MNA को, आज सलाउद्दीन अयूबी को अरेस्ट करके पुलिस ले गई है। स्पीकर साहब, आपको जवाब देना पड़ेगा इस चीज का कि आपकी मौजूदगी, आपको स्पीकर साहब यहाँ आना चाहिए। आराम से स्पीकर साहब आपको यहाँ आना चाहिए, आके, और ये सारी, और जब एक जानिब अयाज सादिक साहब ये बता रहे हैं कि धक्कम पेल में साद रफीक का नाखून उखड़ा, दूसरी जानिब हम आपको दिखा रहे हैं ये धक्कम पेल, यही सारी की सारी सूरत हाल। एक पुलिस एहलकार की हालत गैर हो रही है, तबीयत खराब हो रही है, बुरी तरह से चोटें आई हैं। अब ये सब कुछ कैसे हुआ है, ये भी तो कोई पूछे, ये भी तो कोई देखे। पुलिस एहलकार की हालत गैर, कितनी बुरी उनकी हालत है, उनको यहाँ से मूव कराने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। एक तरफ अयाज सादिक साहब हैं, मौलाना फजल रहमान उनको ज्वाइन कर चुके हैं, वो यहाँ पर पहुंचे थे ये कहते हुए कि हम गिरफ्तारी देंगे। अयाज सादिक साहब ये बता रहे हैं कि हमने कहा कि जब भी आपको यहाँ आना है, इन 70 में से किसी एक फर्द को भी लेके जाना है, तो स्पीकर के साथ साथ आप उनके थ्रू बात करें। फजल रहमान साहब की गुफ्तगू दिखाते हैं। हमें ये इत्तलात थी, जो आज के वाक़े से उसकी तस्दीक हो रही है कि हमारे MNAs को अगवा किया जाएगा, इस्लामाबाद पुलिस के ज़रिए अगवा किया जाएगा, जिसके लिए हमारे रज़ाकाराना तौर पर यहाँ पहुँचे, पुरअमन पहुँचे हैं। कोई असलहा नहीं, कोई ऐसी हरकत नहीं है कि जिस पर एतराज़ किया जा सके। इन्होंने आज हमारे लॉजेस के ऊपर
लॉजेस में हमारे MNAs के ऊपर जो धावा बोला है, जो हमला किया है, मैं PDM के सरबराह की हैसियत से यहाँ पहुँचा हूँ। मैं अपने दोस्तों के हमरा गिरफ्तारी पेश करूँगा और पूरे मुल्क को कहना चाहता हूँ, तमाम कारकुनों को कहना चाहता हूँ, हर पार्टी के वर्कर को कहना चाहता हूँ कि वो पहुँच सके तो इस्लामाबाद पहुँचे, वरना अपने अपने शहरों में रोड बंद कर दें, कारोबार वतन बंद कर दें और उनको बता दें कि तुमने हमें चैलेंज किया है, हमने आपके मुकाबले की कसम खाई है, हम आपसे लड़ेंगे, मैदान में लड़ेंगे और इंशाअल्लाह कारकुन जहाँ भी है हमारी आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए घरों से निकल आए और इस जालिमाना जाबिर नालायक नाअहल हुकूमत के खिलाफ जिस जगह पर भी हो। The information that I'm about to share with you, I'll just first of all be reading a prepared statement, and thereafter some technical details will be explained to you about the incident that we are talking about, and after that, if there are any questions, we'll be taking them on. On 9th of March 2022, at 18:43 hours, that is 6:43 p.m., a high-speed flying object was picked up inside Indian territory by Air Defence Operations Center of Pakistan Air Force. From its initial course, the object suddenly maneuvered towards Pakistani territory and violated Pakistan's airspace, ultimately falling near Mia Channu at 18:50 hours, that is 6:50 p.m. And when it fell, it also damaged some civilian property. Thankfully, no loss or injury to human life was caused. Pakistan Air Force continuously monitored the complete flight path of the flying object from its point of origin near Sirsa in India till its point of impact near Mia Channu. And Pakistan Air Force initiated requisite tactical actions in accordance with the SOPs. It is important to highlight that flight path of this object endangered many international and domestic passenger flights both in Indian and Pakistani airspace, as well as human life and property on ground. Whatever caused this incident to happen, it is for the Indians to explain. It nevertheless shows their disregard for aviation safety and reflects very poorly on their technological prowess and procedural efficiency. The incident could have resulted in a major aviation disaster as well as civilian casualties on ground. Pakistan strongly protests this flagrant violation and cautions against recurrence of any such incident in future. Now, I would like to call upon Air Vice Marshal Tariq Zia to explain the technical details of the incident. Sir. Thank you, General Baba. Thank you. Assalamu alaikum, gentlemen. I'll go over the details of the incident which happened yesterday. During our routine surveillance yesterday on the 9th of March at 18:43 hours, we picked up high-speed object close to Sirsa. The initial pickup was 104 kilometers inside the Indian territory from the closest part of the international border. This object was picked up at high altitude, which was around 40,000 feet, and it was traveling at speed in excess of Mach 2.5 and ultimately ending up at Mach 3. The initial course of this projectile was on a southwesterly heading,
And it appeared to initially go towards the Mahajan field firing ranges, which is southwest of Suratgarh at this place. However, once it had traveled around 70 to 80 kilometers on this heading, it took a right track change while maintaining the same altitude and speeds and started to head northwest towards the Pakistani airspace. Pakistan Air Force air defense system had a solid and continuous tracking of this projectile right from its first pickup till it faded out, and I'll talk about it a little later. So on a northwesterly heading, this track crossed the international border into Pakistan, crossed over close to Islamabad, south of Bahawalpur, on the same parameters, and ultimately it faded out at a time of 1850 Pakistan Standard Time, close to Mia Channu. Total distance that it traveled inside Pakistan was 124 kilometers. Total time from pickup till its impact on the ground was 6 minutes and 46 seconds. However, the time that it stayed in Pakistani territory was 3 minutes and 44 seconds. While we have recovered the debris and we are continuously doing the forensic analysis of this object, we can so far deduce that it was a supersonic missile, an unarmed missile, and it was launched from the ground. So it was a surface-to-surface missile. Details are yet to come, and we will ascertain the type subsequently. Thank you very much. If there are any questions, we'd like to take. जी. GTV से कि एवीएम साहब ने भी कहा कि ये सुपरसोनिक मिसाइल था, तो आपका एनालिसिस, एयरफोर्स का एनालिसिस, सारी इंफॉर्मेशन के तनाज़ुर में ये बताइए कि ये कोई was it a planned activity or it was somehow inadvertently entered into Pakistan? It was a deliberate attack, as you earlier protested strongly. And second thing is कि इस किस्म के मुस्तकबिल में भी हिंदुस्तान की जानिब से पहले पास में बड़े इश्तिहार अंगेज बयानात आते रहे मिलिट्री लीडरशिप से, पॉलिटिकल लीडरशिप से, तो आप क्या समझते हैं? आप तो ये मिसाइल आ गिरा है, फ्यूचर में हमारी इस किस्म की चीज़ों से मुकाबला करने की क्या प्लानिंग है? दूसरा, अगर आप इजाज़त दें, पॉलिटिकल सिचुएशन नेशनल डिफेंस के साथ जुड़ी हुई है, तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब कहते हैं कि फौज मेरे साथ है, तो अगर आप इस पे भी जवाब दे दें कि इस मिलिट्री इज विद द प्राइम मिनिस्टर. थैंक यू. So मैं I'll limit myself to this particular topic right now. जैसा मैंने अपनी स्टेटमेंट में आपको बताया कि whatever caused this incident, it is for India to explain. Being a responsible nation, हम इसके ऊपर कोई किसी किस्म की इश्ताल अंगेज़ी या कोई इस तरह की चीज़ नहीं कर रहे. There is a lot of explanation that needs to be done. हमारी अपनी भी डिटेल्ड इंक्वायरी अभी चल रही है. We are still looking into things, forensics हो रहे हैं. इस वक्त तक जो हमने आपको डिटेल्स आपके साथ शेयर की हैं, जैसा कि एवीएम साहब ने बताया कि it was a supersonic flying object, most probably a missile, but it was certainly unarmed. It was certainly unarmed. So whatever has caused this, we will wait for an explanation from the Indian side. That is where I will stop right now. As far as हमारी preparations क्या हैं, जैसे आपको एयर वाइस मार्शल साहब ने बताया कि right from its point of origin, ये पाकिस्तान इंडिया इंटरनेशनल बॉर्डर से 100 किलोमीटर अंदर था इंडिया में, बट वहाँ पे भी हमने इसको पिक कर लिया. Right from the start. We continuously kept monitoring, and the moment it started taking a turn towards the Pakistani territory, उसी वक्त जो भी हमारे टैक्टिकल और टेक्निकल एक्शंस थे SOPs के मुताबिक वो इन प्लेस हो गए थे. टोटल जो इसका टाइम था जो ये पाकिस्तानी टेरिटरी के अंदर रहा वो 3 मिनट और तकरीबन 24 सेकंड था. और उस दौरान जो एक्शंस
کرنے تھے وہ ہو گئے تھے. وی ایگزیکٹلی نیو دا پوائنٹ آف امپیکٹ. اس سے تھوڑی دیر بعد جو قریب ترین ہماری جو ملٹری فارمیشن تھا اس کی فورسز وہاں پہ پہنچ گئی, اور اس کے بعد جو فردر اس کو ریٹریو کیا گیا اور پھر ایئر فورس نے اس کو آگے ٹیک اوور کر لیا. سو ایکشنز, رسپانس, ایوری تھنگ الحمدللہ اٹ واز پرفیکٹ. وی ڈیٹیکٹڈ اٹ آن ٹائم اینڈ وی کوڈ ٹیک کیئر آف دیٹ. آپ نے جو آخر میں بات کی, میں آئی وازنٹ ایکسپیکٹنگ کہ اس طرح کی چیز میں آپ یہ بات کریں گے. میں نے لاسٹ اپنی پریس کانفرنس میں یہ بات بڑی کلیریفائی کر دی تھی کہ فوج کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, اور یہ ایسے ہی ہے اور ایسے ہی رہے گا. اینڈ آئی ووڈ اگین ریکویسٹ کہ اس کے اندر ان نیسسریلی نہ اسپیکولیٹ کیا جائے اور نہ ہی اس چیز کے اندر کسی قسم کی ان نیسسری ڈسکشنس کی جائیں. وہی ہمارے سب کے لیے اچھا ہے. اینڈ آئی ووڈ ناٹ لائک ٹو کامنٹ آن دس اینی مور. تھینک یو. اینی ادر کوشچن ریلیٹڈ ٹو دس؟ جی سر یہ بتائیے گا کہ کیونکہ جو کنٹرول لائن ہے وہاں پر تو جنگ بندی ہے, یہ واقعہ ہوا انٹرنیشنل بارڈر پہ, تو کیا دونوں ممالک کے جو ٹی جی ملٹری آپریشنز ہیں ان کے درمیان اس کے بعد کوئی رابطہ ہوا اور پاکستان کو پروٹیسٹ کیا؟ اور دوسرا اس میں کچھ ایسی تصاویر بھی آئی کہ کچھ کیجویلٹیز جو ہے وہ ہوئی ہیں وہاں سے, کچھ نمائندوں نے کچھ پیجز کی کوئی تصدیق کی؟ میں جس طرح آپ کو بتایا کہ الحمدللہ کوئی ہیومن کیجویلٹیز نہیں ہوئی ہیں آن گراؤنڈ. جہاں پہ اس کا امپیکٹ ہوا وہاں پہ قریب ایک جو بلڈنگ تھی اس کی ایک دیوار ڈیمیج ہوئی. آپ کو آئی تھنک کچھ پکچرز بھی دکھائیں گے, یہ اس کا ڈیبری پڑا ہوا ہے, اور ساتھ یہ اس کا آپ کا کریٹر دیکھ سکتے ہیں, اور اس سامنے ایک دیوار گری ہوئی نظر آ رہی ہے. دیٹ از آل دیٹ ہیز ہیپنڈ آن دا گراؤنڈ. ڈی جی ایم اوز لیول پہ ایسا کوئی رابطہ نہیں ہوا, کوئی اس طرح کی انفارمیشن ادھر سے نہیں آئی. دیٹ از وائی جیسا میں نے کہا کہ ہم نے اپنے طور پہ جو ابھی تک واٹ ایور آر فائنڈنگس آر انٹل ناؤ وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں. اینڈ اس کے بعد فارن آفس اپنے پروسیجر کے تحت جو بھی ایکسپلینیشن ہے وہ سیک کرے گا تھرو انڈین اتھارٹیز. جی خالد صاحب. اس جو واقعہ پیش ہوا صاحب جو یہ واقعہ پیش ہوا, کیا اس کی جو صلاحیت ہے وسائل کی وہ کس نوعیت کی تھی؟ اور دوسرا ہماری کوئی اس علاقے میں کوئی ایسی چیز نہیں جس کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہو؟ جی نہیں, ایسی ہمارے پاس ایسا تمام سسٹم موجود ہے جس کو ڈیٹیکٹ کیا جا سکتا ہے؟ جی میں نے جیسے آپ سے شیئر کیا کہ رائٹ فرام دا اسٹارٹ ہم نے اس کو ڈیٹیکٹ کر لیا تھا. اینڈ وی ور ایبسولوٹلی مانیٹرنگ دا فلائٹ پاتھ آف دس تھنگ. اور کوئی ایسی سینسٹیو انسٹالیشن اس ایریا میں ایسی نہیں تھی جہاں پہ یہ جا کے گرا ہے. دیٹ شوڈ بی انف آئی تھنک جو آپ نے بات کی. جاوید شہزاد صاحب. جاوید شہزاد اور صاحب اسلامآباد سے پرائم منسٹر نے 2 دن پہلے کراچی میں بھی اعلان کیا تھا کہ اگر کوئی ڈرون اٹیک ہوتا ہے تو میں ایئر فورس کو آرڈر کروں گا طیارہ مار کرائے ڈرون طیارہ جو ہے. آیا کوئی خطرات کس طرف سے زیادہ ہمیں خطرہ ہے کہ پرائم منسٹر نے یہ بات کی ہے وہاں پہ کراچی میں؟ دوسرا سر سبھی کا جو واقعہ ہے دہشت گردی کی جو نئی لہر ہے یہ آؤٹ آف کنٹرول ہوتی جا رہی ہے, اس کی کوئی بتائیے نا. دیکھیے میں آپ کی پہلی والی جو کوشچن ہے اس انہوں نے آئی تھنک ایک جنرل بات کی ہے, میں اس کے اوپر کامنٹ نہیں کرنا چاہوں گا. آئی ایم شیور ایز فار ایز جو سی بی کی بات ہے, جو انسیڈنٹس ہوئے ہیں ریسنٹلی ان میں ایک تھوڑی سی آپٹک آئی ہے. بٹ ہم ساتھ ساتھ شیئر بھی کر رہے ہیں کہ پچھلے چند ہفتوں میں ہم نے تقریباً آج کے اگر میں شامل کروں جو 4 ٹیررسٹ آج مارے ہیں, 80 ٹیررسٹس کو ہم مار چکے ہیں پچھلے چند ہفتوں میں. جتنے فگرز میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں. سو اس کی وجوہات میں ایک دفعہ پہلے بھی آپ سے شیئر کر چکا ہوں, کیونکہ ہمارے ہمسایہ ملک میں اس وقت ایک جب وڈرال ہوا ہے یو ایس فورسز کا, ایک ویکیوم آیا ہے, اور اس میں کچھ ایسی شر پسند عناصر, ایسی ٹیررسٹ آرگنائزیشنس وہاں پہ بیٹھی ہوئی تھیں جن کو ابھی کنٹرول کرنے میں ان کو ٹائم لگے گا. سو یہ ایک اپٹک آئی تھی, بٹ الحمدللہ وی آر ویل ان کنٹرول اینڈ وی آر ٹیکنگ کیئر آف دیٹ. اور جن لوگوں نے یہ انسیڈنٹس کیے ہیں ہم ود ان ڈیز ان تک پہنچ رہے ہیں اور ان کو ایلیمنیٹ کر رہے ہیں. اینڈ ویری سون انشاءاللہ یہ تھوڑے بہت انسیڈنٹس کے اندر ایک
इंक्रीज आई है ये सेटल हो जाएगी, बी वेरी श्योर। जैसे कहा कि डिप्लोमेटिकली इसको देखा जाएगा और फॉरेन ऑफिस यकीनन डिमाश करेगा जो इंडियन चाइल्ड अफेयर्स को बढ़ाकर, तो सर वो तो डिप्लोमेटिक होगा। सर ये बताइए कि इसको गिराया गया या खुद गिरा अपना फ्लाइट पूरी करके, और सर 27 फरवरी की जो एनिवर्सरी है उसको सर 10-12 दिन गुजरे लेकिन भारत लगता है अपने हरकतों से बाज नहीं आया, तो सर उसको क्या समझते कि 27 फरवरी से सबक सीखते हुए इस तरह की हरकतों से इज्तनाब करना चाहिए? मैं इसको थोड़ा सा और तरीके से देखूंगा। आई वुड से कि ये एक तो उनकी इस तरह के जो मिसाइल या वेपन सिस्टम्स होते हैं उनके टेस्ट एंड ट्रायल्स चलते रहते हैं। ये क्या था, मैं इसके बारे में वी आर नॉट श्योर। जैसे मैंने कहा कि इसको एक्सप्लेन इंडिया ने करना है, बट ये दो चीज़ों को बड़ा वाज़ेह बयान करता है। एक तो उनकी जो भी टीम्स हैं, जो भी ह्यूमन रिसोर्स है जो इस तरह की हाई टेक चीज़ों को देख रही है, उनकी प्रोफेशनल प्रोएस को ज़ाहिर करता है कि वो क्या है, काफ़ी बड़ा सवालिया निशान है उसके ऊपर। और दूसरा ये उनकी टेक्नोलॉजी जो है उसके ऊपर भी बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि उस टेक्नोलॉजी में काफ़ी कमी है मेरे ख्याल में, और उसको मज़ीद उनको काफ़ी काम करना पड़ेगा अपनी टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करने में। मैं इसको थोड़ा सा इस तनाजुर में देखूंगा। बाकी 27 फरवरी से लिंक करना या किसी और चीज़ से, जैसे मैंने कहा कि वी आर स्टिल इन्वेस्टिगेटिंग एंड इसके ऊपर मज़ीद कुछ सवालात के जवाबात जब आएंगे तो वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। सलमान, सवाल मेरा ये है कि आपने बताया कि ये एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल था, अनआर्म्ड मिसाइल था, तो जब हम देखते हैं कि बैलिस्टिक मिसाइल्स के तजर्बे होते हैं तो दोनों मुल्क शायद एक दूसरे को इन्फॉर्म करते हैं, तो क्या पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ये जो सुपरसोनिक मिसाइल्स हैं इसके हवाले से कोई एग्रीमेंट है एक दूसरे को पेश किया आगाह करने के बारे में? एक्चुअली जो इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है उसका जो एक अंडरस्टैंडिंग है वो बैलिस्टिक मिसाइल्स की टेस्ट जब भी होता है उसको शेयर किया जाता है। इस किस्म के जो मिसाइल्स हैं उनकी इन्फॉर्मेशन उस तरह से पहले नहीं शेयर की जाती। मोहम्मद इमरान सर, ये आपने बताया कि सरफेस टू सरफेस मिसाइल था, सरफेस टू सरफेस मिसाइल था, तो जो अब तक ये इन्वेस्टिगेशन की गई है उसमें कुछ डिटरमिन हुआ है कि इसकी रेंज क्या थी, किस रेंज तक जा सकता। दूसरा ये कि इस वक्त एक इंडिया के अंदर भी एक हॉस्टाइल एनवायरनमेंट जो है वो डेवलप हो चुका है, वहाँ पे एक्सट्रीमिज्म जिस तेज़ी से बढ़ा है, जिसको सैफरन टेररिज्म का नाम दिया जा रहा है, तो आप ये समझते हैं कि ये उस तनाजुर में भी कोई इस किस्म की कोई हरकत हो सकती है उस साइड से? और दूसरा सर, आपने बिल्कुल कहा कि आप वो पॉलिटिकली जो है वो उसमें नहीं आंसर देना चाह रहे, लेकिन सर जो इस वक्त जो एक पॉलिटिकल टर्माइल है वो डायरेक्टली नेशनल सिक्योरिटी के साथ लिंक्ड है और बार बार इदारे का नाम हर तरफ से लिया जा रहा है, जबकि आपने जैसे रेफरेंस दिया है कि पिछली आप अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह चुके हैं कि फौज का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन उसके बावजूद अक्रॉस द बोर्ड तमाम पॉलिटिकल पार्टीज और जो डिस्कशंस चल रही हैं उसके अंदर आपका इदारे का नाम बार बार आ रहा है। सर इसके ऊपर थोड़ा सा क्लैरिटी सर हो जाए तो। देखिए, अगर आपके पहले सवाल का जवाब दे दूं, एज फार एज की क्या टेक्नोलॉजी है, इसका क्या रेंज है, क्या है, जैसे मैंने कहा हम इसके ऊपर थोड़ा मज़ीद अभी काम कर रहे हैं। इसने 260 किलोमीटर तकरीबन जो ट्रैवल किया है वो इन इट सेल्फ, इसकी सुपरसोनिक इसकी स्पीड जिस ऑल्टीट्यूड पे ये आया है 40,000 मीटर्स के ऊपर, दैट इन इट सेल्फ टेल्स अस समथिंग। सो कि ये मोस्ट प्रॉब्ली एक मिसाइल ही है, एक मिसाइल था, और अब इसकी टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस्ड है क्या है उसके ऊपर हम थोड़ा सा मज़ीद काम करेंगे। ये इनिशियल इन्फॉर्मेशन है जो मैंने आपको दी है। आपने जो दूसरी बात की, मैं कोई क्या कह रहा है, मैंने बार बार ये कहा है कि अगर किसी को ये शक है या किसी का ये ख्याल है कि हमारी तरफ से कुछ हो रहा है तो उसका कोई एविडेंस होगा, उसका कोई प्रूफ होगा, और अगर ऐसी कोई चीज़ आज तक तो कोई सामने नहीं लाया, सो दैट मीन्स मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप फिर उनसे सवाल करें बजाय इसके कि आप मुझसे सवाल करें। मैं तो आपको अपना जवाब दे चुका हूँ, कई मरतबा दे चुका हूँ। सो प्लीज़ आस्क द पीपल हु आर पॉइंटिंग फिंगर्स एंड क्लेमिंग। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। थैंक यू।
मुमताज़ भट्टी साहब दिन टीवी से। सर एक तो ये कि जो आप दोस्त का मामला हुआ, फिर ये एयर में ये जो मिसाइल आया, उसके बाद आप 3 साइड पे बिल्ड अप एक मौजूद है इंडिया में, हमारे LOC के गिर्द नॉर्थ के अंदर, और फिर ये जो साउथ वैली है हमारी, तो आपकी इस पे कितनी नज़र है और क्या इसका हमारे पास प्रिपरेशन है? दूसरी बात ये कि चीफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा और DGSI का दौरा अमेरिका के हवाले से कोई शेड्यूल फाइनल हो गया है या अभी नहीं हुआ? कोई ऐसा दौरा नहीं है, कोई ऐसा शेड्यूल फाइनल नहीं हुआ, मैं स्पेकुलेशन है, देयर इज़ नो सच थिंग। एज़ फार एज हमारी तैयारी कितनी है मैं पहले भी बता चुका हूँ। आप दोज डिटेक्ट हुई, ये मिसाइल अगर हवा में था डिटेक्ट हुआ, राइट एट द स्टार्ट हुआ, सो दिस शुड टेल यू कि कोई डिलिबरेटली या इनएडवर्टेंटली कुछ भी पाकिस्तान की टेरिटरी, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी, पाकिस्तान की एयर स्पेस की तरफ कुछ भी होता है तो वी आर देयर, वी आर अलर्ट टू इट, वी आर एब्सोल्युटली प्रिपेयर्ड एंड अल्हम्दुलिल्लाह नथिंग misses our watch. That's it. Faisal Raza Khan. Bismillahirrahmanirrahim. Faisal Raza Khan, sir, senior correspondent 92 News se. Sir, we have seen over the years the irresponsible behavior of Indian state in our east, particularly when we go through their nuclear stockpiles and the fissile material which was already transported to many neighboring countries, the black market and all that. So when we have clear indication that S-400 is there in our neighbor in Pokhran, there are exercises, that is the center of Indian military exercises most probably, particularly regarding Air Force and their military. So when a projectile of such kind comes to Pakistan, and do you think that this irresponsible behavior of in East would not only very dangerous for Pakistan but also for the neighboring countries? Number one. And the second is that our 2 of the very important strategic bases, Bulari and PF base Rafiki, these are right at our eastern border. And the projectile which was fell in Mia Channu, that was very much nearer to PF base Rafiki. So how do you see that aspect? Because might be there would be something to deliberately send that projectile into Pakistan to assess our defenses and also to assess the strategic capability of Pakistan. Thank you, sir. As I told you, we are not claiming anything right now. Like a responsible nation, as we've already done this before, we will wait for them to respond. As I said, whatever has happened, we have given the details of what has happened, whatever we know of right now, but it is for the Indians to explain what happened. As far as the safety and security of our installations in these areas is concerned, as I said, whatever procedures were to start, whatever tactical actions had to be taken, they were taken. Whenever there are any movements across the border, may those be training movements, may those be operational movements, we are keeping a very close watch. And our safeguards are always in place. And as I said, we don't miss any signs. And thankfully, we've been up to the task. Our armed forces, our Air Force, our Navy, our Army, everybody is alert and alive to the threat that we face and the challenges that we face. Thank you. सर इसमें एक सबसे पहला सवाल जो कल ये चीज़ रिपोर्ट भी हुई है, एक सवाल ये उठा कि was it was being carried into the Pakistani airspace or it was launched from the Indian side.
اور اگر یہ کیریڈ تھا UAV کا اس میں ایک ذکر آیا تھا کہ انمینڈ ایریل وہیکل ہو سکتا ہے جس کو کیری کر رہا تھا, تو there was a confusion. Like it was carried by something or it was launched by something, and it wasn't carried by something. It was launched from the surface, and that is what I've just told you. It wasn't being carried by a UAV or anything. And very quickly, second part of this, our air defense system, since we know that on the other side they have recently installed batteries of S-400. And from the Indian side, when the Prime Minister was in Russia, there was a debate going on that probably Prime Minister of Pakistan was in discussion of acquiring from Russia, acquiring this S-400 system or Su-30 fighter aircrafts as well. So was it a kind of measure to gauge our air defense system by doing this, or what will be our course of action next time? Are we not just countering it, not just tracking it, but we'll respond to such thing like we did on 27th of February? Actually, there are a lot of measures already in place, and the measures in place in times of war or in times of an escalation are different, and in peacetime are different. So the environment is not such کہ اس انوائرمنٹ میں کسی قسم کا کوئی اس طرح کا ایکشن کیا جائے. بٹ ایز آئی ٹولڈ یو دیٹ وی ور ویری کلیئر کہ یہ ایک آبجیکٹ ہے اور یہ اس ڈائریکشن سے آیا ہے, اس کی کیا اسپیڈ ہے, کس ہائٹ پہ ہے اور کہاں پہ آ کے گرا ہے. سو وٹ ایور رسپانسز ور ریکوائرڈ دے ور آلریڈی انیشیٹڈ اینڈ دے ور ویل ان پلیس. اینڈ اگر فیوچر میں جس طرح آپ نے کہا جو ویپن سسٹمز اکراس ہیں, وی آر ویری ویل اویئر آف دیٹ, اینڈ ان کا توڑ کیا ہے وہ بھی ہمارے پاس ہے الحمدللہ. اور ایکوزیشنز اور یہ ساری چیزیں میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, یہ آئی تھنک اٹ از ٹو ارلی ٹو سے اینی تھنگ اباؤٹ دیٹ, بٹ ایکوزیشنز چلتی رہتی ہیں. وی آر کنٹینیوسلی ماڈرنائزنگ آر انوینٹری ان آل دی آرمڈ سروسز ایز پر دا ریکوائرمنٹس آف دا ڈے. جن صاحب, ایک تو نوید اکبر صاحب نے یہ پوچھا تھا کہ کیا ہم نے اس کو گرایا, اگر وہ پتہ چل جائے. دوسرا, انڈیا نے انٹرنیشنل بارڈر کی وائلیشن کی ہے, تو کیا ہم نے اپنے دوست ممالک, اتحادی ممالک اور اقوام متحدہ میں یہ شکایت بھیج دی ہے یا ابھی ہم پروسیس میں ہیں؟ ابھی بتایا کہ فارن آفس کو یہ ساری ڈیٹیلز دے دی گئی ہیں, اینڈ دے ول بی ٹیکنگ اٹ اپ ایٹ دا ریکوزٹ لیول. جس لیول پہ جو بھی جہاں پہ بھی انہوں نے اس کے اوپر بات کرنی ہے وہ کریں گے انشاءاللہ. مار گرایا والی جو آپ بات کریں, جیسے میں نے کہا کہ یہ آبجیکٹ خود گرا ہے, بٹ وی ور ٹریکنگ اٹ اینڈ وی ور ویری ویل اویئر کہ یہ کس ڈائریکشن میں جا رہا ہے. ٹھیک ہے, آئی تھنک دیٹ شوڈ بی آل. Sir, I would request VM Director just to explain the civil air traffic route for the last. That is something that is very important, and I would like you to see for yourself کہ یہ کتنا انڈینجر کیا ہے اس نے, کہ اس کا فلائٹ پاتھ کیا تھا اور اس کے ساتھ جو انٹرنیشنل ٹریفک تھی, ایئر ٹریفک, وہ کیا تھی. جس وقت یہ پروجیکٹائل پک ہوا ہے اس وقت 2 ایئر وے راؤٹ سلائڈس کے ایکٹیو تھے. اگر ہم اس کے پوائنٹ آف اوریجن کو دیکھیں تو اس سے 78 کلومیٹرز کے ڈسٹینس کے اوپر دس از اے ویری بزی روٹ, جس کے اوپر جہاز, کمرشل پیسنجرز فلائٹس چل رہی تھیں, جس میں انٹرنیشنل کیریئرز بھی تھے, قطر ایئر ویز, سعودی ایئر ویز, انڈین ایئر لائنس کے بھی جہاز تھے, اینڈ دے ور ان دا ایسٹ ویسٹ ڈائریکشن. جب یہ پاکستانی ایئر اسپیس میں پروجیکٹائل داخل ہوا ہے تو اس وقت یہ ایک ایئر وے راؤٹ ہے جو کہ لاہور, کراچی اور اسلام آباد ان کے درمیان کرتا ہے, اور یہ بھی ایک انٹرنیشنل راؤٹ ہے. اور اس وقت اس میں بھی ایک انٹرنیشنل فلائٹ اور 3 ڈومیسٹک فلائٹس آپریٹ کر رہی تھیں. اگر آپ اس کے پروجیکٹائل کی اسپیڈ کو مد نظر رکھیں اور ہائٹ کو مد نظر رکھیں تو 40,000 فیٹ کی بلندی کے اوپر یہ پروجیکٹائل تھا, جبکہ جتنی ایئر لائنس جن کا میں ذکر کر رہا ہوں یہ بھی 30-35,000 سے 42,000 فٹ کی بلندی پہ پرواز کر رہے. اور جتنی ایک اس کی اسپیڈ ہے ماک 3 کے اوپر, اس کے حساب سے
78 किलोमीटर का डिस्टेंस इधर और इधर 60 किलोमीटर का डिस्टेंस from this airway route is going to be very, very detrimental to the safety of these passenger and commercial flights. So this is a point which again points to what the DGISPR has said about the disregard of concerns and prerequisites and safeguards for the safety of these international Air Force के बारे में एक सवाल है. Sir, thank you very much. This was the last question. Thank you. DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और ऐसे में उनकी जानिब से कहा गया कि 9 मार्च को भारतीय हदूद से तेज़ रफ्तार चीज़ को रडार पर देखा गया. पाकिस्तान फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी की मजम्मत करते हैं. पाकिस्तान एयरफोर्स ने इस चीज़ की मुकम्मल मॉनिटरिंग की. हम खित्ते में किसी किस्म की इश्तियाल अंगेज़ी नहीं चाहते. साथ ही साथ ये भी उनकी जानिब से कहा गया कि बज़ाहिर ये सुपरसोनिक मिज़ाइल था. भारत से वजाहत मांग रहे हैं. मिज़ाइल पर कोई हथियार नस्ब नहीं था. 3 मिनट 24 सेकंड तक पाकिस्तानी हदूद में रहने के बाद पाक फ़ज़ाइया ने टेक ओवर किया. DGISPR ने सियासी सवालात का जवाब देने से ऐसे में गुरेज भी किया और उन्होंने जो दहशतगर्दी की नई लहर है इसके ऊपर भी तबसरा किया, इसके ऊपर भी बात की. उन्होंने कहा कि इसकी वजूहात हैं, हम बारहा बता चुके हैं. हमसाया मुल्क में शरपसंद बैठे थे लेकिन अब सूरत हाल कंट्रोल में है, मामला संभाल चुके हैं और ये जो ताज़ा वाक़यात थे इसको भी बहुत जल्द हम सेटल कर लेंगे. DGISPR ने ऐसा कहा. अभी अहम खबर ये कि पार्लियामेंट से पहले पार्लियामेंट लॉजेस में टकराव हो गया. अंसारुल इस्लाम के रजाकारों की पार्लियामेंट लॉजेस में एंट्री. निजी सिक्योरिटी को बाहर निकालने के लिए पुलिस ने ग्रैंड ऑपरेशन कर दिया. अपोजिशन के अरकान पुलिस ऑपरेशन में रुकावट बन गए. मौलाना फजल रहमान भी पार्लियामेंट हाउस पहुंचे, गिरफ्तारी देने का ऐलान किया और पूरे मुल्क से कारकुनों को इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत भी की. और यही नहीं, उन्होंने साथ में ये भी कहा कि अगर आप यहाँ इस्लामाबाद नहीं पहुंच सकते, पार्लियामेंट लॉजेस तक नहीं पहुंच सकते, तो फिर जहां पर हैं वहां पर सारे का सारा काम धंधा सब बंद करवा दीजिए. अब सारे के सारे मामले के ऊपर अपडेट लेंगे. पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर और बाहर क्या हो रहा है इसी की बात करेंगे. इसी के ऊपर अपडेट करने के लिए असलम खोकर हमें ज्वाइन कर रहे हैं लॉजेस के बाहर से और लॉजेस के अंदर का अहवाल बताएंगे आदिल तनौली. पहले असलम खोकर से बात करते हैं फिर अंदर की तरफ चलेंगे. असलम बताइए बाहर कैसा माहौल बना हुआ है? जी बिल्कुल, इस वक्त तो कुछ बेहतर माहौल बना हुआ है लेकिन थोड़ी देर पहले पार्लियामेंट लॉजेस के बाहर बिल्कुल मैदान जंग बना हुआ था. क्योंकि जब यहाँ पे इंसारुल इस्लाम जो कि जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुनान हैं वो यहाँ पे पहुँचे तो उसके बाद इस्लामाबाद पुलिस जो है वो यहाँ पे आई उनको यहाँ से बाहर ले जाने के लिए. लेकिन हमने देखा कि जब उनको बाहर ले जाने के लिए आई तो जो उनके अरकान थे जमीयत उलमा इस्लाम के, उन्होंने रजिस्ट किया. पुलिस को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना रहा, उनके साथ मुज़ाकरात भी हुए. लेकिन जब यहाँ पे उस वक्त ज़्यादा सूरत हाल ख़राब हुई जब पीपल्स पार्टी के आगा रफ़ीउल्लाह यहाँ पे पहुँचे और उसके बाद पुलिस ने उनको थोड़ी सी देर रोका. जब उन्होंने रोका तो उस पर जो आगा रफ़ीउल्लाह हैं उनकी तलख कलामी हुई पुलिस के साथ. बहुत ज़्यादा उनके साथ धक्कम पेल भी हुई, गालम गलोच भी हुई, जिसके दौरान उन्होंने खुद जो बैरियर है पीछे जो मेरे बिल्कुल नज़र आ रहा होगा ये उन्होंने खुद हटाया और उसके बाद अंदर दाखिल होने की कोशिश की. और इस्लामाबाद पुलिस वालों ने जब उनको थोड़ा सा रोका तो उनका ये कहना था कि IG इस्लामाबाद या पुलिस वाले कौन होते हैं कि वो पार्लियामेंट लॉजेस में आए और हमें वहाँ से जाने से रोके. और उस दौरान उनको थोड़ी सी चोट भी आई. इसके बाद हमने ये देखा कि इस्लामाबाद पुलिस थोड़ी देर बाद वही लोग बाहर आए जिनमें शाजिया मरी भी थी, आगा रफ़ीउल्लाह भी थे, फैसल करीम कुंडी भी थे. शुक्रिया आपने अपडेट किया. बंद करो यार, बंद करो, बंद करो. बस इधर निकालो. पिछले की भी निकालो. सर आप नहीं समझते कि पुलिस सरकारी गाड़ी की वाह निकाल के आप कानून को हाथ में ले रहे हैं? नहीं, हमारे बंदे अगवा करके लेके गए, हमारे मैंने अगवा करके लेके गए. वो ये इस तरीके से नाकाम करेंगे. MNA को अगवा करके लेके गए, हम नहीं किसी को जाने देंगे, हम तो इस टायर की हवा निकालेंगे. इस तरह का माहौल यहाँ पर बन गया. और इससे पहले हम आपको बताएं कि सलाउद्दीन अयूबी को जिस वक्त गिरफ्तार किया जा रहा था उस वक्त क्या मनाजिर थे वो आपको दिखाते हैं. हमारी शीशे तोड़े, हमारे दरवाजे तोड़े और बगैर फीमेल के हमारी घर दरवाजे को उन्होंने पामाल कर दिया. अभी हमारी 3-4 महीने इस गाड़ी में है.
और किस कानून में मैं ले जा रहे हैं? किस कानून में? इनसे पूछो, इमरान नाजिर से पूछो कि इमरान आप घबराए क्यों है? सीधा आप घबराए क्यों है? आपने कहा था लाओ, आपने कहा था लाओ। कौन याजीर? और इसके अलावा इस ऑपरेशन के दौरान हमने देखा कि पुलिस एहलकार माजरत करते भी हमें यहाँ पर दिखाई दिए। जो कारकुनान वहाँ पर नारेबाजी कर रहे थे, पुलिस को पीछे धकेलने की कोशिश कर रहे थे। हाथ जोड़कर पुलिस एहलकार उनसे इल्तिजा करते रहे कि वो पीछे हट जाएं ताकि गाड़ी आगे मूव हो सके। लेकिन ये तमाम तर सूरत हमने पार्लियामेंट लॉजेस के बाहर देखी। बुरी तरह से धक्का दे रहे हैं। पुलिस एहलकार बाहर आए और आकर के वो हाथ जोड़ के बाकायदा कह रहे हैं हमें ये मूव कराने दें, यहाँ से इस गाड़ी को मूव कराने दें, यहाँ से थोड़ा सा रास्ता दे दें। कितनी ताकत के साथ, पूरी क़ुव्वत के साथ देखिए ये दरवाजे को धक्का देते हैं, उन्हीं के ऊपर उलट देते हैं। दरवाज़ा ना खुलने दे रहे हैं ना बंद होने दे रहे हैं। मुजाहिरीन एक तरफ, पुलिस हुकाम एक तरफ, और साथ के साथ में मीडिया भी कवरेज कर रहा है सारे के सारे मामले की, वो भी दिखा रहे हैं। ये तल्ख कलामी के मामला थे जो हम आपको दिखा रहे थे। और इससे पहले हमने आपको बताया था कि आगा रफ़ीउल्लाह और फैसल करीम कुंडी, उन्होंने पुलिस की गाड़ी जो थी उसके टायर से हवा निकाली थी। वो क्या मामला था, उस वक्त के क्या मनाजिर थे, वो भी दिखाते हैं आपको। मेरी गाड़ी छोड़ो, किसने किया? बंद करो यार, बंद करो, बंद करो। बस इधर निकालो। पिछले की भी निकालो। सर आप नहीं समझते कि पुलिस सरकारी गाड़ी की वाह निकाल के आप कानून को हाथ में ले रहे हैं? नहीं, हमारे बंदे अगवा करके लेके गए, हमारे मैंने अगवा करके लेके गए। वो ये इस तरीके से नाकाम करेंगे। पीछे लो, रोक दो। ये मामलात ऐसे बने कैसे? गुस्सा आया कहाँ से? मामला शुरू हुआ कहाँ से? ये है वो मनाजिर जो हम आपको दिखा रहे हैं। मामले का आगाज हुआ था कुछ यहाँ से, एक जत्था आया, आके लोग इकट्ठा हुए, 60 से 70 अफराद थे। अंसारुल इस्लाम की ये फोर्स थी जिसके बारे में कहा गया कि ये डंडा बरदार लोग हैं, सिक्योरिटी के लिए आए। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा था, लेकिन उसके बाद दीगर रहनुमा JUIF के ये कहते रहे कि नहीं ये मेहमान है, नहीं ये तो ख्याल करने के लिए आए, ऐसे तो कोई भी आ सकता है। तो जब ये इतने सुकून से अंदर दाखिल हुए थे, ये तब के मनाजिर हैं। और उस वक्त पुलिस भी हमें बिल्कुल गायब यहाँ से दिखाई दी। और इसके बाद जब पुलिस के नोटिस में ये बात आई तो तकरीबन 3 घंटे गुजर चुके थे। और उसके बाद क्या कुछ हुआ ये आप इस वक्त देख सकते हैं पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर के मनाजिर। जब सलाउद्दीन अयूबी के फ्लैट के बाहर पुलिस हुक्काम, पुलिस एहलकार मौजूद रहे, कोशिश की गई कि मुज़ाकरात हों। और जिस वक्त गिरफ्तारियाँ वहाँ पर हो रही थी, शेख रशीद अहमद ने उस वक्त क्या कहा था वो आपको सुनवाते हैं। 70 लोग इन्होंने अंदर कमरों में कपड़े बदले हैं। हमने एक सेल पकड़ा है, आज कल भी एक सेल पकड़ा है। खुदा ना खास्ता कोई दहशत गर्दी का वाकया हो गया, हमने एक बाराकऊ से एक सेल पकड़ा है जो कि जिनके निशाने पे ये लोग थे और जिससे हालात बहुत खराब हो सकते थे। और हमने इनके लिए इनसे 5 घंटे मुज़ाकरात किए हैं, इनको हमारे हवाले कर दो, इन्होंने नहीं किया। हमें मुल्क की सिक्योरिटी अजीज है, अदम एतमाद लाएं, इनको पूरी प्रोटेक्शन होगी। 4 ग्रुपों की तश्कील हुई है दहशत गर्दी की इस्लामाबाद में। ये जो 70 आदमी दाखिल हुए हैं, 60 से 70 इन्होंने पूरी रिहर्सल किया, वहाँ ड्रिल किया। इनके पीछे लोग और आ रहे हैं। बतौर इंटीरियर मिनिस्टर बता रहा हूँ कि इतलात अच्छी नहीं है और मुझे सबसे ज्यादा फिक्र है कि खुदा न खास्ता अदम एतमाद से पहले कोई अमन अमान का मसला न पैदा हो जाए। और फिर सारे के सारे मौजू में, सारे के सारे माहौल का हिस्सा बने मौलाना फजलुर रहमान। पार्लियामेंट लॉजेस में वो दाखिल हो गए। हमारे नुमाइंदे खुसूसी टिका खान सानी से उन्होंने गुफ्तगू की। क्या उन्होंने कहा जरा वो भी देखिए। कैसे सारे एपिसोड पे मौलाना फजलुर रहमान साहब इस वक्त पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर आ गए हैं जी। मैं यहाँ पर उसमें आया हूँ कि जो हमें कई दिन से ये इतला थी कि हमारे अरकान पार्लियामेंट को अगवा किया जाएगा, उसके लिए जमीयत के अपने तौर पर यहाँ आए, सिविलियन की हैसियत से आए
लॉजेस में अगर अंदर आए हैं तो MNAs की इजाज़त से अंदर आए हैं। पुलिस को किसने इजाज़त दी है कि वो अपने रूल्स को और कवानीन को नज़रअंदाज करके अब आपका लाहे अमल क्या होगा सर? हम गिरफ्तारी देंगे और पूरे मुल्क को कहा है कि निकल आओ, हर जगह से निकल आओ। जो इस्लामाबाद पहुंच सकते हो इस्लामाबाद पहुंचे, तमाम पार्टियों के। मनाजर क्या है सर इस वक्त पार्लियामेंट लाजिस के? मैं असगर में तो आ गया हूँ मैदान में, मैं तो वहाँ खड़ा हूँ जहाँ से गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, मैं तो पहुँच गया हूँ, मैं तो आपके सामने हूँ और हम सरेंडर नहीं होंगे, हम मुकाबला करेंगे। पूरे मुल्क के लोग निकलेंगे, एक एक घर से रजाकार निकलेंगे। आपका लाहे अमल क्या होगा सर? अब बहुत आगे चलेंगे, अब आगे चलेंगे। और जब ये सारे के सारे मामलात हो रहे थे, एक और वीडियो भी समा ने हासिल की और इसमें आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस एहलकार की हालत गैर हो रही है। उनको यहाँ लाके बिठाया गया है और उनको यहाँ से मूव कराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन माहौल ऐसा नहीं था कि ये सब कुछ सहूलत से हो सकता। दोनों तरफ से पुलिस हुकाम पिसते रहे। एक तरफ से हुकूमत कहती रही कि एक्शन ले, इस सारे के सारे मामले को कंट्रोल करें, और दूसरी जानिब थे मुजाहिरीन, दूसरी जानिब था ये मुतालिबा कि आप यहाँ से चले जाइए, स्पीकर के थ्रू आइए, गिरफ्तारी नहीं होने देंगे, हम यहाँ से लोगों को इकट्ठा हुए नहीं जाने देंगे। और पुलिस एक तरफ तो इस तरह से पुलिस हुकाम परेशान रहे और दूसरी तरफ हमने आपको वो मनाजिर भी दिखाए थे जब पुलिस हुकाम हाथ जोड़कर कह रहे थे कि हमें आगे बढ़ लेने दीजिए, इस इलाके को क्लियर कर लेने दीजिए। बिल्कुल, और इस वक्त मनाजिर आप समा की स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जिस वक्त धक्कम पेल की गई, कामरान मुर्तज़ा को जिस वक्त हिरासत में लिया जा रहा था, उस वक्त के ये मनाजिर हैं। जो कारकुनान दीगर वहाँ पर मौजूद थे उनकी जानिब से कोशिश की गई कि कामरान मुर्तज़ा यहाँ से जाने ना पाएँ, लेकिन हमने देखा कि पुलिस एहलकार उन्हें यहाँ से ले जाने में कामयाब होते हैं और जो दीगर अफराद वहाँ पर मौजूद हैं उन्हें भी धकेलने में वो कामयाब दिखाई देते हैं। प्रिजन वैन यहाँ पर मौजूद थी जिसमें इन तमाम रज़ाकारों को पहुँचाया गया और उसके बाद ये तमाम सूरत-ए-हाल हुई जिससे हमने आपको आगाह किया। इनको बाद में अलग अलग करके पुलिस किस तरह से लेकर जा रही है ये भी देखिए। पहले वो कामरान मुर्तज़ा को यहाँ से लेकर के गए थे और फिर उसके बाद में एक एक करके पुलिस हुकाम ने जो दीगर लोग उनके साथ खड़े थे उनको भी वो अपने साथ ले गए। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।